ड्राई स्किन से परेशान हैं? ट्राई कीजिए हमारा ये प्रोडक्ट। चेहरे पर कील मुहासे हैं? हमारी क्रीम लगाइए, चेहरा एकदम निखर जाएगा। मखमली स्किन चाहिए? अपने शरीर पर ये लगाइए और दमकती त्वचा पाइए। उफ़्फ़ो, ये एड्स और इनकी बड़ी बड़ी बातें, मगर ये सब धरा रह जाता है जब आती हैं सर्दियाँ। सर्दियों में स्किन का कितना भी ख्याल रख लो, स्किन एकदम सूख जाती है। नाखून से स्किन पर लकीर सी खींचो तो ड्राइनेस एकदम उभर कर सामने आती है। चेहरे और शरीर पर दाने निकलने लगते हैं। अब ऐसे में अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन टेंशन लेने का नहीं, आज जान ही लेते हैं कि आखिर करना क्या है। सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानिए कि सर्दियों में स्किन ड्राई क्यों हो जाती है, स्किन पर दाने क्यों निकलने लगते हैं, जिनकी स्किन ड्राई है उन्हें सर्दियों में कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सर्दियों में स्किन का बचाव कैसे करें और इसे हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं पिएं। सुनिए। सर्दियों के मौसम में बहुत सी ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो कि उभर जाती हैं। तो इनका कारण मेन जो रीजन होता है ये होता है ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से। जब मौसम में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो उसके कारण ड्राइनेस बढ़ जाती है। इसके साथ साथ हम लोग घरों में हीटर्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। हीटर से हवा गर्म होती है, उससे अलग एक प्रॉब्लम स्किन के लिए पैदा हो जाती है। प्लस लोग विंटर्स में ज्यादा गर्म पानी से नहाने लग जाते हैं, तो गर्म पानी से स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो खत्म होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी स्किन डिजीजेस, स्किन की बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि वुलन कपड़े पहनने लग जाते हैं, तो वुलन कपड़े डायरेक्ट अगर स्किन के साथ में लगते हैं तो वो एक तरह का रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन शुरू कर देते हैं, जिसमें इचिंग, इरिटेशन, रेडनेस, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। नॉर्मली देखा गया है कि विंटर्स में जो एक्ने प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, वो कुछ हद तक बढ़ जाती है। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि विंटर्स में वैसे तो सीबम जो होता है, जो ऑयल होता है, नॉर्मली कम बनता है, बट उसको ओवरटेक करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जो अंदर से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो एक प्रकार का सीबम ज्यादा बनाने लगता है। तो जब सीबम ज्यादा बनेगा तो उससे पोर्स क्लॉग होंगे, उससे पिंपल्स बढ़ेंगे। इसके साथ साथ विंटर्स में हम लोगों की नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि हम अपनी स्किन को ओवर मॉइस्चराइज करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है ठंड है, ड्राइनेस ज्यादा है, तो वो ओवर मॉइस्चराइज करने की वजह से भी पोर्स बंद होने लग जाते हैं, उससे और जो है पिंपल्स वो बढ़ने लग जाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो सनस्क्रीन वगैरह यूज करते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे, ओवर हाइड्रेट करेंगे, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। प्लस इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है एक्ने का वो है रेटिनॉइड्स प्लस बेंजोइल पेरोक्साइड, जो कि एक प्रकार के एक्सफोलिएटिंग एजेंट है। तो वो अगर हम स्किन पे लगाते हैं तो उससे स्किन पे इचिंग, इरिटेशन, रेडनेस और ड्राइनेस बढ़ती है, जो कि एक अलग कारण है जिससे कि कॉम्पनसेट करने के लिए सीबम बढ़ता है। सो वो एक विशियस साइकिल है। तो वो अगर किसी को भी विंटर्स में होना है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को अच्छे से कांटेक्ट करें, संपर्क में करें। काफी स्किन की बीमारियां हैं जो विंटर्स में, सर्दियों में बढ़ जाती हैं। उनमें से सबसे ऊपर जो आता है ज़िरोसिस बोलते हैं। लोगों की स्किन आपने देखी होगी, फिश की तरह हो जाती है, मछली की तरह हो जाती है, स्केल्स आ जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ड्राई होता है, ह्यूमिडिटी कम है। अगर हम अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करेंगे अपनी स्किन को तो वो ड्राइनेस का रूप ले लेगी, आगे चल के इचिंग, इरिटेशन, रेडनेस सब कुछ बढ़ जाएगा। इसके अलावा सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत कॉमन है लोगों में, जिसमें कि ड्राई पैचेस बन जाते हैं, स्केली होते हैं, शरीर से झड़ते हैं, बालों से झड़ते हैं। तो ये भी क्योंकि ड्राइनेस होती है उसके कारण ये बढ़ जाता है। इसके अलावा कई लोगों में चिलबिलेंस हो जाते हैं, जैसे उंगलियां नीली हो जाती हैं, ठंड में वो सिकुड़ने लगती हैं, उनमें खुजली होती है, कई लोगों में अगर नहीं ट्रीट करें तो ब्लिस्टर्स भी हो जाते हैं। इसके अलावा सनबर्न्स भी विंटर्स में ज्यादा देखे गए हैं, क्योंकि विंटर्स में लोगों को धूप अच्छी लगती है, वो सनस्क्रीन का एडिक्वेट क्वांटिटी में उपयोग नहीं करते हैं।
सो इसके अलावा फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। अगर कई लोग बहुत ठंडी जगह पे काम कर रहे हैं तो उनके जो पेरिफेरीज है या जो एक्सपोज्ड एरियाज है वहां पे जख्म हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, इरिटेशन होने लगता है, इचिंग होने लगता है। विंटर्स में हमें अपनी स्किन को बचाव करना बहुत जरूरी है। वो किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं? विंटर्स में लूज कपड़े पहने, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। जैसे वुलन्स अगर हम पहन रहे हैं तो डायरेक्ट उसको स्किन पे नहीं लगने दें। कॉटन के कपड़े पहन के उसके ऊपर वुलन्स का उपयोग करें। मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को अच्छे से, नियमित रूप से। मॉइस्चराइजर का उपयोग हमें नहाते इमीडिएटली करना चाहिए ताकि जो स्किन का नमी है उसको हम मॉइस्चराइजर से लॉक कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा पानी अच्छे से पिएं, प्लस नियमित रूप से सनस्क्रीन लगाएं। हर 3 घंटे पे सनस्क्रीन का उपयोग करें। अगर हम बाहर जा रहे हैं, नहीं भी जा रहे हैं, क्योंकि धूप में सबको खड़ा रहना अच्छा लगता है, तो ऐसे अपने स्किन को डायरेक्ट एक्सपोज नहीं करें अल्ट्रावायलेट रेज से, सनस्क्रीन लगाएं और साथ ही साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का भी उपयोग करें। विंटर्स में डाइट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है अगर हम अपनी स्किन को, त्वचा को स्वस्थ रखना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ानी होगी। कम से कम 4 से 5 ग्लास पानी जरूर पीना है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स लें, जो कि विटामिन होते हैं, एक तरह के विटामिन ए, सी और ई आता है। तो ये त्वचा को जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं अल्ट्रावायलेट रेज की या विंटर्स के, उनसे बचाव करता है। फिश ऑयल, जो कि एक तरह का स्किन का पूर्ण आहार है, उसका नियमित रूप से सेवन करें। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम चिला सीड्स वगैरह ले सकते हैं। ये सब स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, उपयोगदायी है। इसके अलावा जो हार्मफुल चीजें हैं, जैसे धूम्रपान है, अल्कोहल है, एक्सेसिव टी कॉफीज है, उनका सेवन भी लिमिट करें ताकि हम अपनी त्वचा को इन सब चीजों से सर्दी में अच्छे से बचाव कर सकें, उसका ख्याल रख सकें। देखिए, सर्दियों में मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए, लेकिन अपनी स्किन के हिसाब से। ड्राई स्किन और ऑयली स्किन के लिए मार्केट में अलग अलग तरह के मॉइस्चराइजर्स मिलते हैं। अपनी स्किन के अनुसार इन्हें खरीदिए। खाने पीने का खास ख्याल रखिए और सफाई रखिए। अगर आप डॉक्टर की बताई गई टिप्स फॉलो करेंगे तो इस बार सर्दियों में आपकी स्किन नहीं फटेगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या बर्ड फ्लू हवा से फैल सकता है? बर्ड फ्लू साल में एक बार इसके मामले तूल पकड़ते हैं, और जैसा नाम से पता चल रहा है, बर्ड फ्लू ज्यादातर पक्षियों और जानवरों को होता है, जैसे मुर्गी, कबूतर, तीतर, बकरी, गाय वगैरह। लेकिन अगर कोई इंसान संक्रमित जानवर या पक्षी के संपर्क में आता है तो ये बीमारी उसे भी हो जाती है। इसलिए लोग चिकन और अंडा खाना बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि वो बचे रहेंगे। लेकिन अब एक नई बात पता चली है। नेचर माइक्रोबायोलॉजी जर्नल में छपी रिसर्च के मुताबिक बर्ड फ्लू का H5N1 स्ट्रेन हवा के जरिए भी फैल सकता है। हालांकि वायरस सीमित दूरी तक ही फैल सकता है, लेकिन इसमें लगातार म्यूटेशन यानी बदलावों ने इंसान के लिए जोखिम बढ़ा दिया है। रिसर्च के दौरान रिसर्चर्स ने बीमार फेरेट्स में मौजूद वायरस की जांच की। फेरेट एक तरह का जानवर होता है। जांच से पता चला कि H5N1 के नए स्ट्रेन खासकर 2022 और 2024 में आए स्ट्रेन हवा के जरिए फैलने की क्षमता रखते हैं। यानी ये खास परिस्थितियों में इंसानों के लिए बहुत घातक हो सकते हैं, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो मुर्गी पालन करते हैं, चिड़ियाघर यानी जू में काम करते हैं या फिर जानवरों की देखभाल करते हैं। हमने बात की डॉक्टर तुषार तायल से, जिन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू से कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर तुषार कहते हैं कि रिसर्च में जो बातें कही गई हैं वो एकदम सही हैं। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को बर्ड फ्लू हो जाए तो उसे 2 से 8 दिन के बाद लक्षण दिखाई देते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को बुखार आ सकता है, नाक बहने लगती है या बंद होने की दिक्कत हो सकती है, गले में खराश या फिर खांसी हो सकती है, जोड़ों और शरीर में दर्द होने लगता है, थकान महसूस होती है, बुखार आता है, उल्टी और दस्त भी लग सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अब ऐसा कोई भी लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर को जरूर दिखाइए। डॉक्टर जरूरत के हिसाब से मरीज का इलाज करेंगे। साथ ही नॉनवेज खाने वाले लोग थोड़ी सतर्कता बरतें, संक्रमित मुर्गी या फिर उसके अंडे ना खाएं। हालांकि नॉनवेज खाने वालों को इसे पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो चिकन और अंडे खा सकते हैं, लेकिन पहले कुछ चीजें जान लीजिए। चिकन को अच्छी तरह पकाइए। अगर चिकन अच्छे से नहीं पका है तो वायरस की चपेट में आने का खतरा है, समझे।
अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। कलौंजी के चाय पीने के फायदे जानते हैं? आपने कलौंजी का नाम सुना है? इसके बीज होते हैं काले रंग के और ये बीज एकदम तिल के बीज जैसे दिखते हैं, मगर दोनों में बहुत फर्क है। कलौंजी को काला जीरा या फिर ब्लैक सीड भी कहा जाता है। खाने में तो कलौंजी का खूब इस्तेमाल होता है, पर इसकी चाय भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कैसे? ये हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। डाइटिशियन अमृता बताती हैं कि कलौंजी के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी उन्हें स्टेबल बना देते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं? तो देखिए, फ्री रेडिकल्स शरीर के सेल्स और डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कैंसर और दूसरी बीमारियों का रिस्क बढ़ता है। वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे तत्व होते हैं जो इन फ्री रेडिकल्स को स्थिर बनाते हैं ताकि सेल्स को नुकसान ना पहुंचे और कैंसर और दूसरी जो बीमारियां हैं उनका जोखिम घट जाए। इसलिए कलौंजी के बीजों की चाय पीना फायदेमंद है। ये चाय पेट के लिए भी अच्छी है। इसमें मौजूद थाइमोक्विनोन नाम का एंटीऑक्सीडेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अच्छी तरह काम करने में मदद करता है। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं और एसिडिटी, गैस, पेट फूलने जैसी समस्याओं से बचाते हैं। कलौंजी की चाय हमारी इम्यूनिटी मजबूत बना सकती है। देखिए, सर्दियों में लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। ज़रा सी सर्दी बढ़ी नहीं कि खांसी, जुकाम, बुखार होने लगता है। अब ऐसे में इम्यून सिस्टम मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और यही नहीं, कलौंजी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, यानी इसकी चाय पीने से बुरे बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाते हैं। इससे कई तरह के इन्फेक्शंस का रिस्क कम होता है। कलौंजी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, यानी ये शरीर की अंदरूनी सूजन घटाती है, जिससे गठिया जैसी बीमारियों में आराम मिलता है। डाइटिशियन अमृता आगे बताती हैं कि कलौंजी की चाय मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का जो पूरा प्रोसेस है। इसकी वजह से कैलोरी जल्दी बर्न होती है और नतीजा वजन घटना शुरू हो जाता है। यही नहीं, ये चाय हाई ब्लड प्रेशर भी कम कर सकती है। दरअसल कलौंजी के बीज खून की नलियों को रिलैक्स करते हैं, जिससे खून का बहाव सुधरता है और हाई ब्लड प्रेशर कम होता है। हालांकि बीपी कम करने के लिए आप सिर्फ कलौंजी की चाय पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। आपको अपना खान पान ठीक करना होगा, लाइफस्टाइल सुधारना होगा और डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं वो भी खानी होंगी। अब बात आती है कि कलौंजी की चाय बनाई कैसे जाए। इसके लिए 1 कप पानी में आधा चम्मच कलौंजी के बीज डालिए, इसे 5 से 7 मिनट तक उबालिए। अब इसमें थोड़ा शहद और नींबू डालिए, फिर छानकर पी जाइए। ये चाय आप दिन में कभी भी पी सकते हैं। अगर वजन घटाना है तो सुबह खाली पेट पीजिए, पाचन सुधारना है तो खाने के बाद पीजिए, अगर इम्यूनिटी मजबूत करनी है और नींद बेहतर चाहिए तो रात में पीजिए। हालांकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, बीपी की दवाई ले रहे हैं, कोई खास तरह की एलर्जी है या फिर कोई दूसरी गंभीर बीमारी है तो बिना डॉक्टर की सलाह के कलौंजी के बीजों को ना पिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।